नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8th के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ये चैप्टर है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्लास 8th के हिस्ट्री का चैप्टर है। और इसमें आपको बता दें कि सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ही नहीं होंगे, इसमें हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स भी डिस्कस करेंगे, ट्रू एंड फॉल्स भी होगा और साथ ही साथ वन वर्ड आंसर्स भी, वन वर्ड क्वेश्चंस भी होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है और आपका कहीं ना कहीं रिवीजन अच्छे से इस चैप्टर से हो जाएगा। इससे पहले हम लोग ने एक और वीडियो बनाया था जिसमें उस चैप्टर की पूरी एनसीईआरटी की सीरीज़ आपको दी थी, सारे एमसीक्यूज़ दिए थे, एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन एमसीक्यूज़ हम लोग ने बनाए थे, तो उसको भी आप लोग जाके आसानी से देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें कौन फीचर नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है इट अडॉप्टेड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, बिल्कुल ठीक है। इट गेव पॉलिटिशियंस स्पेशल पावर, तो देखिए किसी पॉलिटिशियन को स्पेशल पावर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। थर्ड में कहा गया प्रोवाइडेड इक्वालिटी बिफोर लॉ टू ऑल सिटीजन्स, ये भी सही है। देखिए सारे सिटीजन लॉ के सामने क्या है, इक्वल है, चाहे वो कोई प्रधानमंत्री हो, प्राइम मिनिस्टर हो या कोई एक नॉर्मल सिटीजन हो। नेक्स्ट में कहा गया इट ऑफर्ड स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर द पुअरेस्ट एंड मोस्ट डिसएडवांटेज सेक्शन, तो देखिए कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस प्रोवाइड करी गई हैं जो पुअर सेक्शन है, जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस जैसे रिजर्वेशंस प्रोवाइड करी है। ये बात बिल्कुल सही है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो बी स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच वन इज द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट, आपको बताना है इनमें से स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट कौन सा है। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में कहा गया एजुकेशन, तो एजुकेशन अगर आप देखेंगे तो यही आपका स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट होता है। डिफेंस स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट नहीं है, सेंट्रल लिस्ट का है। फॉरेस्ट भी सेंट्रल है। एग्रीकल्चर अगर देखा जाए तो ये भी सेंट्रल लिस्ट का ही सब्जेक्ट है। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन में जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी एजुकेशन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर किसको कहा जाता है। महात्मा गांधी को नहीं कहा जाता, जवाहरलाल नेहरू को भी नहीं कहा जाता, वल्लभ भाई पटेल भी गलत है। इसमें जो सही आंसर है दैट इज भीमराव अंबेडकर। आपको पता होगा ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए बनी थी और उसके चेयरमैन कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। द बाइलिंगुअल स्टेट ऑफ बॉम्बे, अब देखिए जो बॉम्बे का बॉम्बे जो था उसको बाइलिंगुअल स्टेट मतलब दो स्पीकर्स थे मेनली वहाँ पे, मतलब दो भाषाओं बोलने वाले लोग थे, दो भाषा बोलने वाले लोग थे, तो उनको सेपरेट कर दिया था। आपको बताना है कौन सी दो भाषा वहाँ पर बोली जाती थी जिनके लोगों को सेपरेट किया गया था। तो फर्स्ट बोला गया मराठी एंड तेलुगु, गलत है। मराठी एंड मलयालम भी गलत है। मराठी एंड गुजराती, दिस इज करेक्ट आंसर। तो देखिए एक महाराष्ट्र बना था बॉम्बे से और एक कौन बन गया था, गुजरात बन गया था। इसलिए तो कौन कौन से स्पीकर थे, मराठी थे और साथ ही साथ गुजराती स्पीकर्स हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। हु वाज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो देखिए जब भारत देश आज़ाद हुआ तब आपको बताना है प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मतलब वाइस प्राइम मिनिस्टर कौन थे। मोतीलाल नेहरू जी नहीं थे, भीमराव अम्बेडकर जी भी नहीं थे, कौन थे, वल्लभ भाई पटेल जी थे, और यही उस समय होम मिनिस्टर भी हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में देखिए पहला पार्ट में क्या कहा गया है, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वाज आल्सो द डैश मिनिस्टर ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया। तो आपको बताना है जो प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी हैं वो प्राइम मिनिस्टर के अलावा और कौन से मिनिस्टर थे जब देश आज़ाद हुआ, तो ये फॉरेन मिनिस्टर थे, याद रखिएगा फॉरेन मिनिस्टर थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फॉरेन। नेक्स्ट पे आते हैं, भिलाई स्टील प्लांट वाज सेट अप विद द हेल्प ऑफ फॉर्मर डैश इन 1959। ठीक है, तो भिलाई स्टील प्लांट के बारे में बताना है, तो फॉर्मर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यूएसएसआर हो जाएगा। ठीक है, यूएसएसआर आपको पता होगा पहले यूएसएसआर हुआ करता था, बाद में कई सारे कंट्रीज़ डिवाइड हुए, यूएसएसआर में से टूटे और रशिया बन गया और भी बहुत बड़े बड़े से कंट्रीज़ बन गए, जैसे यूक्रेन बन गया, कीव बन गया, अलग अलग कंट्रीज़ बन गए। तो यूएसएसआर की हेल्प से 1959 में भिलाई स्टील प्लांट का सेटअप हुआ था, ये आपको याद रखना है। इन 1966 द स्टेट ऑफ पंजाब वॉज डिवाइडेड इनटू, तो देखिए जो पंजाब स्टेट था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया कर दिया गया था 1966 में, और दो पार्ट क्या कहलाए थे, तो एक था पंजाब और दूसरा था हरियाणा। तो आपको पता होगा पंजाब और हरियाणा दो इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। दो इंपॉर्टेंट स्टेट्स में एक चीज़ कॉमन है और वो क्या है, कैपिटल है। और वो कैपिटल क्या है, तो पंजाब की भी चंडीगढ़ है और हरियाणा की भी कैपिटल चंडीगढ़ है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया इंडियाज़ पॉपुलेशन इन 1947 वाज ऑलमोस्ट डैश मिलियन। तो 1947 की बात करी जाए
तो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो अब अबाउट कितने मिलियन थी, तो 345 मिलियन थी। ठीक है, तो 345 मतलब अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 34.5 करोड़ लोग उस समय हुआ करते थे। और अगर आज भारत में देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 140 करोड़ लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कहा गया है, सून आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया चूज टू ग्रांट डैश राइट टू ऑल सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, क्लास एंड एजुकेशन। तो देखिए भारत जब आज़ाद हुआ तो इंडिया ने सबसे पहला काम क्या किया कि सभी लोगों को राइट टू वोट प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, किस चीज़ का, कौन सा राइट प्रोवाइड कर दिया जाए, वोटिंग का राइट प्रोवाइड कर दिया जाए, वोट का राइट प्रोवाइड कर दिया जाए, जिससे हर इंसान अपने हिसाब से जो भी गवर्नमेंट चाहता है उसको इलेक्ट कर सके। ठीक है, तो राइट टू वोट यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया था, या वोटिंग राइट प्रोवाइड कर दिया गया था। और इसमें कुछ भी नहीं देखा गया था कि जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है, क्लास कौन सी है, मतलब वो हायर क्लास से है या लोअर क्लास से, कुछ भी ये सब चीज़ें नहीं देखी गई थी। ठीक है, तो ये सभी के लिए प्रोवाइड किया गया था, इसीलिए इसको कहा था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, हर वो इंसान जिसकी एज 18 ईयर से ऊपर है वो क्या कर सकता है, वोटिंग कर सकता है। पहले इस एज को 21 रखा गया था हालांकि। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 में क्या कहा गया, अब आपको ट्रू और फॉल्स बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो फर्स्ट में कहा गया, द आदिवासीज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स वर नॉट ग्रांटेड रिजर्वेशन इन सीट्स एंड जॉब्स। तो क्या आदिवासीज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइडेड है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इनको भी रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में, गवर्नमेंट सीट्स पे बिल्कुल प्रोवाइडेड है। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बिलोंग्स टू मराठी स्पीकिंग दलित फैमिली। तो मराठी स्पीकिंग दलित फैमिली से बिलोंग करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो दिस विल बी ट्रू। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, ब्रिजेस एंड डैम्स बिकेम द सिंबल ऑफ डेवलपमेंट इन फ्री इंडिया। अब देखिए जब इंडिया फ्री हुआ तो उस समय ब्रिज बहुत ज़्यादा बनने लग गए, डैम बहुत ज़्यादा बनने लग गए, और वो बाद में सिंबल हो गए, किस चीज़ के, डेवलपमेंट के वो सिंबल माने गए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फोर्थ में क्या कहा गया है, धारावी इन गुजरात इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्लम। तो देखिए जो धारावी एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है गुजरात में, और वहाँ पर माना जाता है कि सबसे बड़ा स्लम है, ये क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, तो पहली बात, धारावी के बारे में जो बात कही गई बिल्कुल सही है, लेकिन धारावी जो है वो गुजरात में नहीं, धारावी कहाँ पे, मुंबई में है। ठीक है, तो धारावी महाराष्ट्र में है, गुजरात में नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लार्जेस्ट स्लम है, मतलब सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन धारावी है कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इसका ट्रू एंड फॉल्स का। इसमें कहा गया, नेहरू एंड पटेल वांटेड टू डिवाइड द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। क्या नेहरू और पटेल चाहते थे कि कंट्री को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड कर दिया जाए, तो ये बिल्कुल गलत है, तो दिस विल बी फॉल्स स्टेटमेंट। अब यहाँ पर हमने MCQs डिस्कस कर लिए, फिर द ब्लैंक्स डिस्कस कर लिए, ट्रू फॉल्स डिस्कस कर लिया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। तो देखिए अप्रॉक्सीमेटली 10 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया, व्हेन वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। तो देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया गया, तो ये डेट याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को कम्प्लीटली अडॉप्ट किया गया था। लेकिन अगर बोला जाए इनैक्ट कब हुआ था, कब बन गया था, तो 26 नवंबर 1949 को ये कंप्लीट हो गया था। और कुछ आर्टिकल्स इसके अडॉप्ट कर लिए गए थे, लेकिन पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया गया है, 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए इसी दिन क्या मनाया जाता है, रिपब्लिक डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें कहा गया, विच स्टेप हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज रिवोल्यूशनरी। तो कौन सा स्टेप भारत का बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशनरी कहलाता कहलाता है, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो आपको पता होगा जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ तो क्या किया लोगों ने कि जो भी इंसान, जो भी मेल या फीमेल 21 ईयर से ऊपर का था, उनको क्या प्रोवाइड कर दिया था, वोटिंग राइट प्रोवाइड कर दिया था स्टेट और नेशनल इलेक्शन में। स्टेट और नेशनल इलेक्शन का मतलब, स्टेट इलेक्शन जो होता है वो चीफ मिनिस्टर के लिए होता है, चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए होता है, और नेशनल जो इलेक्शंस होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन के लिए होते हैं। तो एज उस समय जो अडॉप्ट करी गई थी वो 21 ईयर्स थी, और बाद में इसको चेंज करके कितना कर दिया, 18 ईयर्स कर दिया। तो आज अगर एज आप देखेंगे तो 18 ईयर्स है, तो 18 ईयर्स से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट में कहा गया, और क्वेश्चन नंबर 3 में, ऑन व्हाट पॉइंट डिड नाथूराम गोडसे डिसएग्री विद गांधी जी। तो कौन सा ऐसा पॉइंट था जिसपे नाथूराम गोडसे गांधी जी से एग्री नहीं करता था। तो नाथूराम गोडसे डिसएग्रीड विद गांधी जी's कन्विक्शन दैट हिंदूज एंड मुस्लिम शुड लिव टुगेदर इन हार्मनी। तो देखिए गांधी जी क्या मानते थे कि जो हिंदूज़ हैं, जो मुस्लिम्स हैं, वो आपस में भाईचारे के साथ बहुत प्यार से रह सकते हैं,
लेकिन नाथूराम गोडसे इस चीज़ को नहीं मानता था और इसी वजह से गांधी जी की नाथूराम गोडसे ने हत्या भी कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। इसमें कहा गया नेम 2 सब्जेक्ट्स ऑफ स्टेट लिस्ट। तो सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट बताना है कि स्टेट लिस्ट के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये दोनों सब्जेक्ट किसके हैं? स्टेट लिस्ट के। मतलब इन पे जो भी नियम कानून होंगे वो कौन बनाएगा? स्टेट बनाएगा, सेंटर से इसका कोई लेना देना फिलहाल नहीं रहता है। नेम 2 सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसी लिस्ट जिसपे जो भी नए नए रूल्स और रेगुलेशंस हैं, जो भी एक्ट है, जो भी चीज़ें हैं नई नई, वो स्टेट भी बना सकता है और सेंटर भी बना सकता है। जब दोनों किसी भी सब्जेक्ट पे कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हैं, कोई भी नया नियम कानून बना सकते हैं, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं, तो ऐसी लिस्ट को कहा जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या आ जाएगा? तो फॉरेस्ट आ जाएगा और एग्रीकल्चर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, हु वॉज पोट्टी श्रीरामुलु। अब देखिए, पोट्टी श्रीरामुलु के बारे में बताना है, ये कौन है? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान है, ये एक वेटरन गांधीयन है। मतलब ये गांधी जी के विचारों पे टिके रहते थे। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट हंगर स्ट्राइक करी थी। और किस चीज़ के लिए हंगर स्ट्राइक करी थी? आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए, मतलब आंध्रा स्टेट के लिए इन्होंने हंगर स्ट्राइक करी थी। ठीक है, जिससे तेलुगु स्पीकर जो थे, मतलब जो लोग तेलुगु बोलते थे, उनको एक सेपरेट स्टेट मिल सके। और बाद में जब इनकी डेथ हो गई हंगर स्ट्राइक की वजह से, तो क्या कर दिया गया था? आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया था। और जो तेलुगु स्पीकर्स थे वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हुए कि कम से कम उन लोग को एक नया स्टेट मिला। और तेलुगु जो बोलते थे उनका जो स्टेट कहलाया वो क्या था? आंध्र प्रदेश था। ठीक है, पहले मद्रास में हुआ करता था। नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। When did new state of आंध्र प्रदेश come into existence? तो नया स्टेट आंध्र प्रदेश कब बना? तो ये बना था 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश बना। और पहला ये स्टेट था जो ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बना था, मतलब लैंग्वेज के बेस्ड पे जो पहला स्टेट भारत का बना है वो है आंध्र प्रदेश। व्हाट वर द पॉइंट्स ऑफ फोकस ऑफ सेकेंड 5 ईयर प्लान? तो देखिए, जो दूसरा 5 ईयर प्लान पहले हुआ करते थे कि 5-5 साल की हम लोग पॉलिसीज़ बनाते थे और फिर उसको आगे चल के करते रहते थे पूरा। तो जो सेकेंड 5 ईयर प्लान बना उसकी मेन जो फोकस था वो क्या था? तो हैवी इंडस्ट्रीज़ पे फोकस था। हैवी इंडस्ट्रीज़ में जैसे आ जाएगा स्टील, जिसके रॉ मटेरियल हैवी होते हैं, स्टील है, आयरन है, तो ये सब जो इंडस्ट्रीज़ हैं, तो ये हैवी इंडस्ट्रीज़ थी, इस पर फोकस करना था और बड़े बड़े डैम्स को क्रिएट करना था। ठीक है, तो ये दो मेन फोकस थे। हाउ वॉज द भिलाई स्टील प्लांट व्यूड? तो देखिए, भिलाई स्टील प्लांट को किस तरीके से क्या देखा जाता था? तो इसको समझा जाता था, एक इम्पॉर्टेंट साइन समझा जाता था डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडिया का। तो मॉडर्न इंडिया जो आने वाला था, जो आने वाला इंडिया है, जो मॉडर्न इंडिया है, उसमें ये एक डेवलपमेंट का साइन माना जाता था भिलाई का स्टील प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और ये हमारा आज का आखिरी सवाल है। इसमें कहा गया, व्हाट वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो इंडिपेंडेंट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या थी? देखिए, भारत ने बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ देखी थी, बहुत ज़्यादा सब कुछ देखा था। तो अब भारत सोचता था हम किसी भी ऐसी पावर के साथ नहीं मिलेंगे जो लड़ाई झगड़े में विश्वास करती हो। तो उस समय जो ट्रीटी, जो उस समय इन लोग की ये कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था? नॉन अलाइनमेंट था। नॉन अलाइनमेंट मतलब हम किसी के साथ भी अलाइन नहीं करेंगे अगर वो लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व रहता है। जैसे अमेरिका है, जैसे सोवियत है, जिसको यूएसएसआर कहते थे, दोनों में पहले बहुत बड़ा कोल्ड वॉर चल रहा था। तो इन लोग ने कहा कि हम दोनों के साथ ही नहीं मिलेंगे और हम नॉन अलाइंड रहेंगे। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था उस समय बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। तो नॉन अलाइनमेंट हमारी फॉरेन पॉलिसी हुआ करती थी जब हम लोग इंडिपेंडेंट हुए। तो इस तरीके से ये हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करे, जिसमें एमसीक्यूज़ भी थे, ट्रू फॉल्स भी थे, और साथ ही साथ आपका 1 वर्ड या ये कह सकते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी थे। बाकी एक जो हमारा सेशन है एमसीक्यूज़ का, उसको अगर आप देखेंगे तो सारा आपका पूरा चैप्टर लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का कवर अप उसमें हो जाएगा। एमसीक्यू बेस्ड हम लोग ने रिवीजन का वो बनाया है, तो उसको ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। अभी के फिलहाल इतना ही रखते हैं, बाकी के चैप्टर्स के क्विक रिवीजन वीडियोज़ बहुत जल्द आते रहेंगे जैसे ये वाला था, और आप लोग उसको पढ़ते रहिए और अपना तैयारी करते रहिए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।